From the diary of Anne Frank। एनी फ्रैंक की डायरी से सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनी फ्रैंक की जो आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी एक एक्सट्रैक्ट के रूप में है। मतलब हमें कुछ पेजेस दिए गए हैं उस डायरी के, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। एनी फ्रैंक का वास्तविक नाम एनालिस मैरी एनी फ्रैंक था और इनका जन्म 12 जून वर्ष 1929 में हुआ था, जबकि इनकी मौत का कोई तारीख नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु फरवरी या मार्च के महीने में वर्ष 1945 में हुई। फरवरी या मार्च के महीने में 1945 में हुई। मतलब हार्डली इस लड़की ने इस दुनिया में 15 - 15 साल का उम्र बिताया। शायद हम कह सकते हैं कि इस एज में इतना कुछ मुश्किल से कोई कर पाएगा जो इस लड़की ने किया, और ये लड़की अमर हो गई। बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम जो हमारे बुक में हम उसकी बात कर रहे हैं। ये एक जर्मन मूल की लड़की थी जिसका जन्म यहूदी परिवार में हुआ था। ज्यूइश मतलब यहूदी परिवार में जन्म हुआ था। Who wrote while in hiding with her family, जिसने इस लड़की ने यह डायरी तब लिखा जब वो अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। मतलब एनी फ्रैंक ने यह डायरी तब लिखा जब वो अपने परिवार और 4 लोगों के साथ एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी, जिस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था और जर्मनी अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा था और नीदरलैंड पर उसने अपना ऑक्यूपेशन, अपना कब्जा कर लिया था, जिसके कारण से फैमिली को वहां से एम्स्टर्डम भागना पड़ा। आफ्टर द नाजी गेन्ड पावर इन जर्मनी, नाजीवाद आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, तो नाजीवाद के ताकत में आने के कारण, पावर में आने के कारण ऐसा इनको करना पड़ा। इनको ही नहीं, जितने भी यहूदी थे, ज्यूइश लोग थे, उन सब को वहाँ से भागना पड़ रहा था जहाँ उनको मौका मिल रहा था, क्योंकि नाजी उनको देखना पसंद नहीं करते थे, उनको ख़त्म कर रहे थे। इसके पीछे एक लंबी कहानी है इतिहास से, जो हम बात करेंगे समय मिलता है तो। But were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands। लेकिन हुआ क्या कि जब नाजीवाद नीदरलैंड में फैल जाता है, बढ़ जाता है, आगे निकलता है, नीदरलैंड से आगे बढ़ता है, तो इन 8 लोगों को पकड़ लिया जाता है। ट्रैप्ड 8 लोग कौन से? एनी फ्रैंक, मार्गोट फ्रैंक, ऑटो फ्रैंक, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक और 4 और दोस्त जो उनके साथ थे। एनी फ्रैंक के मम्मी, पापा, बहन एनी फ्रैंक
और उसके 4 लोग यानी कि 8 लोगों को ट्रैप्ड करते हैं। अब उनमें भी कुछ बातें थी जो बात करेंगे हम, कुछ चीजें जो क्लियर नहीं है यहाँ पे, नाम दे रखा है, सिर्फ पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं यहाँ पर। एज प्रिकॉशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज, क्योंकि नाजीवाद नहीं चाहती थी कि यहूदी पॉपुलेशन बढ़े, उनको घटाना चाहती थी, समाप्त करना चाहती थी, रोकना चाहती थी। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। परिवार वर्ष 1942 में छुपने के लिए जाती है, जब एनी की एज हार्डली 13 साल के आसपास की होती है। तब परिवार 1942 में एम्स्टर्डम छुपने जाता है इन हिडन रूम्स इन हर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। और सभी लोग जो ऑटो फ्रैंक का ऑफिस बिल्डिंग था, ऑटो फ्रैंक कौन? एनी के पापा। तो उनका जो ऑफिस बिल्डिंग था वहीं सभी लोग जो है छिपते हैं। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छुपने के बाद, द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम। 2 साल तक ये फैमिली वहाँ छुपी रही, लेकिन फिर बिट्रेड हुआ, कोई धोखा हुआ इस फैमिली के साथ, इस ग्रुप के साथ, और वो सभी को पकड़ लिया गया नाजीवाद के द्वारा, नाजी की सेना के द्वारा, और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम में भेज दिया गया। पता होगा आपको क्या होता है वहाँ पर, ठीक है। कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम में एक रूम होता है जिसके वॉल्स में हॉल होते हैं, जहरीली गैस छोड़ी जाती है और ब्रीदिंग करके इंसान की मौत वहाँ पर हो जाती है। तो उस सिस्टम में इन सबको भेज दिया गया, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम ये भी था कि फीमेल को अलग करते थे और मेल्स को अलग करते थे। तो इसलिए एनी की बड़ी बहन और एनी की मदर एक साइड हो गए, उन्हें अलग कहीं भेज दिया गया, और जो मेल ग्रुप था उनको कहीं और भेज दिया गया। Where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister। कंसंट्रेशन कैंप में जहरीली गैस के कारण एनी को जो है टाइफस नाम की बीमारी हो गई, और टाइफस नाम की बीमारी के कारण बर्जन वेल्सन जगह का नाम है जहां उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत से पहले उसकी बड़ी बहन की मौत ऑलरेडी हो चुकी थी। मतलब पहले बड़ी बहन मरी, उसके कुछ दिन बाद एनी फ्रैंक की मौत जो है टाइफस के कारण हुई। माँ का क्या हुआ नहीं पता, ना ये पता है कि बहन कब मरी, ना ये पता है कि एनी फ्रैंक कब मरी, लेकिन इतना अंदाजा है कि एनी फ्रैंक की मौत फरवरी या मार्च के महीने में ही हुई। मार्गोट फ्रैंक हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। ऐसा माना जाता है कि उस ग्रुप में जितने लोग थे उसमें सिर्फ ऑटो फ्रैंक ही बच पाए, फादर ही बच पाए। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एंडेड। अब आप कहेंगे कैसे बच पाए, क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ होगा? तो शायद हम कह सकते हैं फादर लकी थे, जो कैदियों को वहां से आजाद करा लिया गया और फादर बच गए। क्योंकि कहा जाता है कि जब सैनिकों ने वहां कैदियों को आजाद कराया था, उसके 15 या 20 दिन पहले एनी फ्रैंक की मौत हुई थी। तो ये एक कैसे बैड लक था। तो एनी फ्रैंक आज अगर जिंदा होती तो शायद 96 साल के आसपास की होती, 95-96 ईयर्स के आसपास होती, क्योंकि उसकी फ्रेंड आज भी जिंदा है। एनी फ्रैंक की फ्रेंड्स आज भी जिंदा है जो उनके साथ स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है। टू फाइंड दैट हर डैडी हैड बीन सेव्ड। फादर जब लौटते हैं एम्स्टर्डम तो पाते हैं कि एनी की डायरी सेव है। अब सेव कैसे है उसके पीछे भी बात थी। ये सेव जो एनी की डायरी किया गया था उसमें जो फैमिली की नौकरानी थी उसका एक अच्छा रोल था। उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है जो डिस्कस करेंगे समय आने पर अगर लगता है तो।
Convinced that it was a unique record, एनी के फादर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि एनी फ्रैंक ने जो लिखा वो एक यूनिक रिकॉर्ड है। He took action to have it published in English. फादर ने तुरंत एक्शन लिया और डैडी को इंग्लिश भाषा में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से पब्लिश करवा दे किताब। मतलब किताब पब्लिश हुई यानी डायरी के ऊपर जिसका नाम रखा गया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और इसे इंग्लिश भाषा में पहली बार पब्लिश किया गया था। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। एनी फ्रैंक को यह डायरी गिफ्ट के रूप में उसके 13वें बर्थडे पर दिया गया था। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th जून। और एनी फ्रैंक ने अपने जीवन की घटनाओं के बारे में 12 जून 1942 से ही लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, अपने बर्थडे वाले दिन से ही। टिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ अगस्त 1, 1944। और एनी ने इसमें आखिरी एंट्री 1 अगस्त 1944 को की थी, क्योंकि 3 अगस्त 1944 को पूरा परिवार पकड़ा चला गया था। 1 अगस्त को एंट्री थी लास्ट, और 3 अगस्त को उनको जो है नाजी सेना ने पकड़ लिया था, और उसके बाद तो पॉसिबल कुछ था ही नहीं कर पाना, ऐसा रिकॉर्ड बताता है। इट वॉज एवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी डच भाषा में लिखी थी, जिसे पहले इंग्लिश में और बाद में दुनिया के लगभग हर एक भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। और ऐसा माना जाता है, जो क्रिश्चियन मतलब जो रिलीजन है, ऐसा माना जाता है कि बाइबल के बाद अगर सबसे अधिक कोई किताब पढ़ा गया तो वो था फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। मतलब एनी फ्रैंक की द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये किताब पढ़ा गया। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स। इस किताब की कहानी के ऊपर कई फिल्में बनी, टेलीविजन सीरियल्स बने, मतलब प्रोग्राम्स बने, थिएट्रिकल प्रोडक्शन, कई नाटकों का थिएटर मंचन किया गया, एंड ओपेरा और म्यूजिकल जो प्रोग्राम होता है, नाटक होता है, वो भी तैयार किया गया। बेस्ड ऑन द डायरी, डिस्क्राइब एज अ वर्क ऑफ अ मैच्योर्ड एंड इंसाइटफुल माइंड। डायरी को पढ़ने के बाद इस बात का पता चलता है कि ये जो डायरी लिखा है वो एक मैच्योर्ड, बहुत ही परिपक्व इंसान ने लिखा है, जिसकी एज 70, 75, 80 साल के आसपास की होगी। ऐसी सोच थी एनी की मात्र 13 साल की एज में। मतलब 13 साल की एज में वो इतनी ज्यादा मैच्योर्ड हो चुकी थी थिंकिंग में अपने, कि डायरी उसकी ये बात को बताती है। एन इनसाइटफुल माइंड, गहरी सोच रखना। कहते हैं 13-14 साल बच्चा कुछ समझता ही नहीं है, लेकिन अब इस बात को हम झुठला सकते हैं, क्योंकि आज से अगर हम बात करते हैं 90-92 साल पहले, 95 साल पहले ना, तो 80 साल पहले अगर उसकी एज थी 13 साल की, तो 80 साल 82 साल पहले जब 13 साल की एक लड़की ऐसी सोच रख सकती थी कि इंसाइटफुल माइंड था उसके पास, तो आज अगर आप कहेंगे इस उम्र में कि हम तो ना समझ हैं, कुछ पता ही नहीं है, तो आप झूठ बोल रहे हैं इसका मतलब, क्योंकि तब से लेकर अब तक कितना डेवलपमेंट हो चुका है हर चीज का। ओके, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली अंडर लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। एनी फ्रैंक ने, कहा जाता है कि एनी फ्रैंक जब वहां छुप के थी, बेटे से कैद थी, हम लोग ने कैद कर रखा था, तो रेडियो पर रोजाना सुनती थी कि क्या हो रहा है, नाजी सेना क्या कर रही है, और रेडियो पर वो ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसने उसको सुनकर के रोज की घटनाओं को डेट वाइज लिखा,
इसीलिए उसकी डायरी जो है डे टू डे लाइफ का एक पूरा जो है डिटेल देती है। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउनेड, जहां एनी फ्रैंक ने कम उम्र में बहुत ही सम्मान को प्राप्त किया, बहुत ही पॉपुलैरिटी को गेन किया आफ्टर हर डेथ, वहीं डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम, वहीं दूसरी ओर लोग इस बात की निंदा करते हैं कि एनी फ्रैंक को होलोकॉस्ट विक्टिम नरसंहार का शिकार नहीं होना चाहिए था। जहां लाखों लोगों को एक साथ मार दिया गया, उसमें एनी फ्रैंक को नहीं होना चाहिए था। लोग इसका, ठीक है, निंदा करते हैं। क्लियर? तो ये था एक हमारे पास प्रीफेस टू डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन किसी के पास है क्या पूछने के लिए? बेटा एनी क्वेश्चन? ठीक है। अब देखिए कुछ बातें बताता हूं मैं आपको, कुछ फैक्ट्स जो एनी फ्रैंक के बारे में है। एनी फ्रैंक का रियल वीडियो अगर आप YouTube पे सर्च करते हैं तो मात्र 3 सेकंड का मिलेगा। गलती से वो वीडियो आ गया। क्या कारण था कि जब मैं एक दिन की बात थी कि जब उनके गली से एक बारात जा रही थी तो एनी फ्रैंक बालकोनी में खड़ी बारात देख रही थी। पता नहीं कैसे जो उसकी शूटिंग कर रहा था, मतलब मैरिज का बारात का, कैमरा जाने से ऊपर तरफ घूम गया और 3 सेकंड का वीडियो क्लिपिंग एनी फ्रैंक का उसमें कैद हो गया। आप जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। मात्र 3 से 4 सेकंड का वीडियो क्लिपिंग है एनी फ्रैंक का, वो रियल एनी फ्रैंक है। ठीक है। उसके अगर हम बात करते हैं एनी फ्रैंक के बारे में, तो एनी फ्रैंक ऐसा माना जाता है कि एनी फ्रैंक की अपनी माँ से कम बनती थी, पापा से बहुत बनती थी। ठीक है। तीसरी बात, एनी फ्रैंक ने जिस तरह से डायरी लिखा था, उसने 2 डायरी लिखा, ठीक है, उस तरह से उसकी बड़ी बहन मार्गोट फ्रैंक ने डायरी लिखा था, लेकिन उसकी डायरी नहीं मिल पाई कहीं पर। इसी कारण से वो डायरी कभी सामने किसी के आ ही नहीं पाई। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो एनी फ्रैंक एक ऐसी लड़की थी जिसका जो मतलब इनर और आउटर दोनों अलग था। जहां एक और वो अपनी सहेलियों से, फ्रेंड्स से खिलखिलाकर बातें करती थी, खूब इंजॉय करती थी, वहीं शायद दूसरी ओर वो किसी ना किसी दुख या परेशानी में हमेशा रहती थी अंदर से। अब वो बातें और हैं कि क्या कारण रहा होगा। कुछ एक कारण यहाँ पर हमें बुक में दिया हुआ है जिसको हम पढ़ेंगे। अगर हम आगे उसकी बात करते हैं तो आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो ऑटो फ्रैंक एक बहुत ही रिच और बहुत ही पॉपुलर इंसान थे। और ऑटो फ्रैंक ने जब अपनी बेटी की डायरी को देखा तो उन्होंने फौरन उसको पब्लिश करने पढ़ा है। अभी इस बात को देख जाना है, और आपको पता नहीं होगा कि एनी फ्रैंक की उस बुक से जितना भी पैसा आज भी आ रहा है, तो सोसाइटी बनी हुई है, एनी फ्रैंक सोसाइटी बना दी गई है, तो जितना भी रॉयल्टी बुक का आता है वो सारा पैसा दुनिया भर के उन लोगों पर खर्च होता है जिसका कोई अपना नहीं है देखने वाला, और जो बीमारी या भूख या किसी और परेशानी से जूझ रही है। ये ट्रस्ट बना हुआ है, आज भी एनी फ्रैंक का वो ट्रस्ट चल रहा है और पैसा दुनिया भर के लोगों में जा रहा है। ठीक है। अगर हम देखें तो थैंक्स कहते हैं हम एक तरफ उस मेड का, नौकरानी का, जिसने इस डायरी को संभाल के रखा, लेकिन जब उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया आपने, तो उसको लगा, उसने तब बताया कि मुझे लगा कि इस डायरी में कुछ होगा मेरे बारे में भी लिखा हुआ। अगर मुझे पता होता पहले से कि ऐसा कुछ नहीं है तो मैं इसको डिस्पोज कर देती। ये कहना था उस नौकरानी का काफ़ी सालों के बाद एक इंटरव्यू में जिसने इस डायरी को बचाया था। अब बात करते हैं, थोड़ा जान लेते हैं कि हुआ क्या था उस दिन। 3 अगस्त की बात थी। रोजाना की तरह सब कुछ हो रहा था। जिस बिल्डिंग में ये परिवार छुपा हुआ था, उसी बिल्डिंग में एक कपल और रहते थे।
किसी अलग फ्लोर पे रहते थे। तो काफ़ी दिनों से एक ऑब्जर्वेशन आ रहा था उनके द्वारा कि रात को कोई यहाँ आता है, कुछ देर ठहरता है और चला जाता है। कोई कौन था? वो घर की नौकरानी थी जो अक्सर शाम होने पर आती थी और रिक्वायर्ड थिंग्स, जो भी चीज़ें चाहिए होती थी फैमिली को, खाना चाहिए था, मेडिसिन चाहिए था या कुछ और चीज़ चाहिए होता था, तो वो लेकर के आती थी। तो उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया और बिट्रेड हुआ, धोखा हुआ। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शायद उन्हीं में से किसी एक ने, मतलब जो लोग उनको देखा करते थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया, इन्फॉर्म किया आगे नाजी सेना को, और उन्होंने उसको फॉलो करते हुए उस दिन वहाँ पहुँचे 3 तारीख की रात को, और सभी को वहाँ से ट्रैप कर लिया गया। लेकिन जब उसके बाद वो नौकरानी वहाँ पहुँचती है, उसके पहुँचने पहले वो सब जा चुके थे वहाँ से, मतलब कि उनका ट्रैपिंग कर लिया गया था। जब नौकरानी वहाँ पहुँचती है तो सारा सामान इधर बिखरा हुआ देखती है। वो समझ जाती है कि आज वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तो उसके दिमाग में जो भी चीज़ें सामने आती है वो उसको उठा लेती है। तो बाय मिस्टेक एनी फ्रैंक की डायरी भी उसके हाथ में आ जाती है, जिसे वो ले जाकर अपने घर में रख देती है। और देखिए किस्मत का, देखिए क्या रहा कि एनी फ्रैंक के फादर कोइंसिडेंटली बच जाते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा नाजीवाद के बॉस कौन थे बॉस? हिटलर। और हिटलर किस तरह के लोग थे आप जानते हैं, ठीक है। मतलब हिटलर ने अपने जेलों में ऐसे लोगों को भरा कर, जानवर भी नहीं रहते हैं, ऐसे थे, ना खाना ना पीना ना कुछ नहीं, लोग हड्डी का ढांचा बन जाते थे उसकी जेल में, ठीक है। तो वो अलग बात हो गई, कोई बात करेंगे इस बारे में। तो फादर उसके जो थे लकी थे, शायद अगर 15-20 दिन पहले अगर उन सब कैदियों को आज़ाद कर लिया जाता तो एनी फ्रैंक आज जिंदा होती। ऐसा एक इंटरव्यू आया था 80s के डिकेड में, जहाँ पे एनी फ्रैंक की 2 सहेलियों ने इस बात को माना कि हमारे साथ एनी फ्रैंक क्लास में पढ़ा करती थी और बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन बहुत बातूनी भी थी, बहुत बोलती थी क्लास में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम कहानी के पहले पार्ट पर बढ़ते हैं। पेज नंबर 50 पर आ रहे हैं हम और जानते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है। एनी फ्रैंक की लैंग्वेज में है ये। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एनी फ्रैंक कहती है कि डायरी लिखना वास्तव में मेरे लिए, मुझ जैसे इंसान के लिए एक अजीब अनुभव रहा। Not only because I have never written anything before, ऐसा इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं था, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13 years old school girl. वो कहती है कि डायरी लिखना मेरे लिए अजीब अनुभव था। ऐसा इसलिए नहीं था कि मैंने कभी पहले कुछ लिखा नहीं था, बल्कि ऐसा इसलिए था कि मैं सोचती थी कि डायरी लिखने के बाद ना तो मैं और ना ही कोई और म्यूजिंग करना चाहेगा, इंटरेस्ट लेना चाहेगा इस डायरी को पढ़ने में, इस बात को सोच करके कि आखिर 13 साल की लड़की लिखेगी क्या डायरी में, कौन पढ़ेगा इसको। इस बात का एक डर था मुझे, ठीक है, कि 13 साल की लड़की ने कुछ लिखा और उसे वो लड़की पढ़ना नहीं चाहती थी बाद में शायद, तो और कौन पढ़ेगा, इस बात का उसको अजीब अनुभव था, डर था। ओ वेल, इट डजंट मैटर। वो कहती है ठीक है, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने का मन किया, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और
जो भी मेरे सीने में मन में दबी बात थी, मैंने उसको बाहर निकालने का निश्चय कर लिया। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस। एनी कहती है कि मैं इस बात को सोचती थी कि कागज में ज़्यादा सहनशीलता है लोगों की अपेक्षा। ऐसा क्यों? कागज को जो बात बताया जाएगा, कागज वो बात किसी को तब तक नहीं बताएगा जब तक कि बात बताने वाला उसे बताने के लिए नहीं कहेगा। लेकिन इंसान कभी ना कभी धोखा दे देगा और वो बात लीक आउट कर दे, किसी को बता देगा। तो इसलिए पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, क्योंकि कागज कोई सवाल नहीं पूछता। आप जितना बताएंगे बताते रहिए, वो चुपचाप सुनता रहेगा पेशेंस के साथ। लेकिन इंसान एक हद के बाद पेशेंस खो देगा और उसमें वो धैर्य नहीं रहेगा, वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा जो कागज में हमेशा बना रहेगा। ये 2 बार बता दिया आपको मैंने। तो एनी कहती थी कि पेपर है, सोचती थी पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग लिटिल डिप्रेस्ड। ये बात मैं उन दिनों सोचा करती थी जब मैं थोड़ा अपने आप में डिप्रेस्ड रहा करती थी, परेशान रहा करती थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स। और मैं अपने घर में चुपचाप हथेली पर अपने चेहरे को रख करके बैठी रहती थी, बोर होती रहती थी, परेशान होती रहती थी, वॉन्डरिंग। मेरा मन व्याकुल होता रहता था वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि मैं घर पर ही रुकूं या बाहर घूमने फिरने जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज। एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं घर पर ही रहूंगी, बाहर कहीं नहीं निकलूंगी। ब्रूडिंग। और मैंने अपने आप को आगे सोच में बढ़ाया, मतलब अपने आप को मैंने जो है आगे के लिए तैयार किया। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ, मन में एक पक्का विचार आ गया कि पेपर से ज़्यादा सहनशीलता किसी के अंदर नहीं होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स read दिस स्टिफ बैक नोटबुक, और मैंने ये भी सोचा कि मैं यह किसी को भी नहीं बताने वाली हूँ कि मैंने ये स्टिफ बैक नोटबुक में, मतलब कि कागजों के ढेर को मैंने क्या बताया है, मैं ये किसी बताने नहीं जा रही हूँ। ग्रांडली रेफर्ड, जिसे ग्रांडली डायरी कहा जाता है, मतलब डायरी में मैं क्या लिखने जा रही हूँ सिर्फ मेरे अलावा इसका तो कोई नहीं जानेगा, मैंने डिसाइड कर लिया। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। और मैंने सोच लिया कि जब तक मेरे जीवन में कोई एक पक्का सच्चा फ्रेंड नहीं आता है, तब तक मैं अपनी बातों को डायरी को बताती रहूंगी और किसी को बात शेयर नहीं करूंगी। मतलब डायरी लिखना एनी फ्रैंक के लिए किसी एक रियल फ्रेंड का सब्स्टिट्यूशन था, विकल्प था, ऑप्शन था। क्योंकि सच्चा दोस्त मिल पाना किसी इंसान को भगवान मिल जाने जैसा होता है। दोस्त तो बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन सभी मतलबी और टाइम पास वाले होते हैं। तो एनी का भी मानना था। एनी आगे बताएगी इस बात को। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। और सच्चा दोस्त या डायरी को बताई गई बात में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट। चलिए मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ। That prompted me to keep a diary in the first place, कि मैंने किस कारण से डायरी को लिखा। ध्यान रखिएगा, इस पेज में जो हम पढ़ रहे हैं 3 नंबर का क्वेश्चन 3 में से एक जरूर पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, ठीक है। तो इस बात से इसमें ध्यान से पढ़ेगा इस पेज को। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। मैंने डायरी को पहला स्थान क्यों दिया? क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियर। चलिए मैं आपको खुल के बता दूं साफ साफ। Since no one will believe that a 13 years old girl is completely alone in the world, इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा कि 13 साल की एक लड़की दुनिया में एकदम अकेली है। And I am not, मैं अकेली नहीं हूँ, मतलब सेंस अकेली का यहाँ पे कुछ और है। मैं ऐसे मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे प्यार करने वाले माता पिता है, 16 साल की एक बड़ी बहन भी है, और लगभग 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त कहती हूँ। मतलब
वो कह रही है कि दुनिया में सब मेरे पास है, घर है, माता पिता है, बहन है, 30 दोस्त भी हैं, एक परिवार भी है,